हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 13 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ। 12 को संडे था और ये सारी पेंडिंग वीडियोस मैं कवर कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की सारी पेंडिंग वीडियोस कंप्लीट हो जाएं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सितंबर महीने के किस शनिवार को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सितंबर महीने के सेकंड शनिवार को, कब? सेकंड शनिवार को मनाया जाता है। देखते हैं, ये देख लीजिए, जो सेकेंड सैटरडे होता है सितंबर महीने का उसको वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का? थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। क्या है थीम? फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज, इसके द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। बाकी 1859 में क्या हुआ ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने पहली बार किस कंट्री के साथ 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग ऑर्गेनाइज की है? 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग, इसमें डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की मीटिंग्स होती है। पहली बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मीटिंग की है। इससे पहले ये 3 कंट्रीज हैं मेरे ख्याल से जिनके साथ ये मीटिंग हो चुकी है। तो फर्स्ट एवर 2+2 डायलॉग हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 2+2 डायलॉग फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी से रिलेटेड रहता है। ये हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो अभी तक ये 3 कंट्रीज थी, अब ये ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन हो गया, तो 4 कंट्रीज हो गई इंडिया जिनके साथ 2+2 डायलॉग करता है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ 4th एडिशन हुआ था ऑसिन डेक्स एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में कंडक्ट की जाती है। 4th एडिशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रूड पाम ऑयल यानी कच्चा जो पाम ऑयल आता है, क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, इन पर स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी को रिड्यूस करके कितना कर दिया है? 2.5%। यानी क्रूड अगर कच्चा तेल आ रहा है तो उस पर जो कच्चा तेल जा रहा है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं आ ही रहा है कच्चा तेल, क्योंकि पाम ऑयल तो हम लोग आयात करते हैं ना। इंपोर्ट ड्यूटी जो है 2.5% कर दी है। इससे थोड़ा सस्ता हो जाएगा, इंडिया में कंज्यूमर्स को फायदा होगा। वहीं अगर देखा जाए पाम ऑयल डायरेक्टली जो क्रूड नहीं मैन्युफैक्चर्ड पाम ऑयल आ रहा है उस पर 32.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगी है। क्यों? ताकि जो मैन्युफैक्चर्ड पाम ऑयल आ रहा है उसके आयात को रोका जा सके। ठीक है, तो इसको डिक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। अगर वर्तमान के लेटेस्ट इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करने के बाद देखें तो गवर्नमेंट को लगभग 1100 करोड़ का घाटा होगा। 1100 करोड़ का घाटा होगा। लेकिन इससे रियल इम्पैक्ट जो पड़ेगा कंज्यूमर्स को, वो पाम ऑयल पर लीटर 2 से 3 रुपए सस्ता हो जाएगा। तो क्रूड पाम ऑयल इस पर 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन अगर यही आप मैन्युफैक्चर्ड पाम ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या फिर रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल लेते हैं तो 32.5% इंपोर्ट ड्यूटी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया? तेलंगाना में। लेकिन किसने लॉन्च किया ये देख लीजिए आप, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तेलंगाना में। पहली बार इंडिया में 7 मिनट में ही 3 किलोमीटर दूर डिलीवरी की गई है क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज की। तो ड्रोन्स की हेल्प से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट ये इनिशिएटिव है तेलंगाना गवर्नमेंट का, जिसमें कोलैबोरेशन नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थ नेट ग्लोबल का कोलैबोरेशन है। अगला क्वेश्चन है, डेनियल मेदवेदेव नाम से ही स्पष्ट कहाँ के हैं? रशिया के हैं। इन्होंने यूएस ओपन 2021 जीत लिया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेदवेदेव है, मतलब रशिया से। देखिए, इस बार का यूएस ओपन अपने आप में खास था। क्यों? क्योंकि जो नोवाक जोकोविच थे उन्होंने ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और फ्रेंच को जीत लिया था। अगर नोवाक जोकोविच यूएस जीता जाते तो 1969 के बाद फर्स्ट पर्सन होते जो चारों ग्रैंड स्लैम जीत जाते एक साल में। लेकिन डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हरा दिया और उनके सपने पर पानी फेर दिया। हालांकि जोकोविच तीसरे पर्सन हैं जिन्होंने तीनों ग्रैंड स्लैम जीते हैं, मतलब 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं एक ही वर्ष में। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस ओपन सिर्फ किसी और ने जीता है, डेनियल मेदवेदेव ने, बाकी तीनों जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये ग्रैंड स्लैम एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। एटीपी की बात करें 1972 में स्थापना हुई, यूके में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन आप देख लीजिएगा। अब ये यूएस ओपन है ग्रैंड स्लैम, इसको मेंस कैटेगरी में देखा जाए, यानी पुरुष
एकल वर्ग में डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। महिला एकल वर्ग में किसने जीता है? ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर एमा रेडुकानो इन्होंने जीता है विमेंस कैटेगरी में यूएस ओपन। अच्छा, एमा रेडुकानो किसको हराया है? कनाडा की लेला एनी को हराया है, बस इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। फर्नरी देखिए, फर्न का कल्टीवेशन किया जाता है, तो इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी रानीखेत उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। देखिए, ये फर्नरी सेकेंड लार्जेस्ट होगा। सबसे बड़ा कहाँ है फर्नरी? त्रिवंतपुरम केरल में है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये उत्तराखंड में जो रानीखेत में ओपन किया गया है, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओपन फर्नरी होगा, हालांकि नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट होगा। कैंपा जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, उसके तहत इसको ओपन किया गया है। यूएस का जो रिसर्च, यूएस बोल रहा हूँ, यूके यानी उत्तराखंड का जो रिसर्च ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो 3 वर्षों में इस फर्नरी को स्टैब्लिश करेगा। जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट है 2016 में पास किया गया था, गाइडलाइंस 2018 में जारी की गई थी। कंपनसेटरी फॉरेस्ट फंड के तहत जो मनी होती है वो 90% स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है, जिससे आपका ये फर्नरी डेवलप किया गया है। हालांकि 10% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। उत्तराखंड की कैपिटल 2 हैं। चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंट हुए पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर रिसेंटली चेंज हुए हैं बेबी रानी मौर्य के रिजाइन करने के बाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है, अब बुक हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड किसने लिखा है? हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, इसको लिखा है धीरा खंडेलवाल ने। किसने? धीरा खंडेलवाल ने। हाल ही में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड बुक को जो है रिलीज किया है। इस बुक को आईएएस ऑफिसर और फेमस पोएट श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने लिखा है। द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड रिलीज किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने, लिखा है धीरा खंडेलवाल। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि जितने भी नए घर बनेंगे वहां पर ईवी चार्जर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स अवेलेबल होना कंपलसरी है? तो इंग्लैंड ने अनाउंस किया है कि भैया अब जितने भी नए घर बनेंगे वहां पर ईवी चार्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2030 तक जितने भी वो गैसोलीन से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉप कर रहा है, इसलिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है न्यूली बिल्ट होम होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स के साथ आएंगे इंग्लैंड में। तो ईवी चार्जर प्रपोजल जो है 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि जो गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स हैं उनकी सेल यानी बिक्री पर बैन कर दिया जाएगा 2030 तक। और कहा गया है पहले 2040 तक ये प्लान था, लेकिन 10 पॉइंट प्लान है यूके गवर्नमेंट का, 10 पॉइंट प्लान, उसके तहत इनको 2030 तक ही एलिमिनेट करना है, मतलब एलिमिनेट नहीं, सेल पे बैन करना है, और 2050 तक जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिटर वाली कंट्री बनना है। हाइब्रिड व्हीकल को जो सेल है वो 2035 तक बंद कर दी जाएगी। तो ये इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। प्रहलाद सिंह पटेल फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने एमपी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेट किया है। प्रहलाद सिंह पटेल जी ने एमपी के मुरैना में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेट किया है जो कि सहारा फ्रोजन फूड्स के नाम से है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम का पार्ट है। आपको पता ही है प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस बनाए जाते हैं इसमें, वही है सहारा फ्रोजन फूड जो कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट एमपी में है। इसमें 21 करोड़ से ऊपर की लागत आई है, 10 करोड़ की ग्रांट मिली है। आपको पता ही है माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट देती है। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा ये संपदा स्कीम लॉन्च की थी, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। संपदा स्कीम का 2017 में नामकरण हुआ दोबारा से, और 2017 में नाम हो गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अगला क्वेश्चन है इन स्पेस, इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो इन स्पेस के चेयरपर्सन है पवन कुमार गोयनका। पवन कुमार गोयनका इसके पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या थे? मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अब वो इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर के नए बने हैं चेयरमैन। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करती है, नोडल एजेंसी है इन स्पेस, जिसके नए चेयरमैन हैं पवन गोयनका। ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर नोडल एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत कार्य करती है, और कुछ समय पहले ही नेशनल स्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ये इसरो की एक कॉमर्शियल आर्म के तौर पर स्थापित किया गया था, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा कहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसकी आधारशिला रखी गई है अलीगढ़ में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप वही हैं जिन्होंने AMU के लिए डोनेशन दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा अलीगढ़ यूपी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाने माने फ्रीडम फाइटर थे और जर्नलिस्ट, रिवॉल्यूशनरी, साथ ही साथ प्रोविजनल गवर्नमेंट जो इंडिया की थी 1915 के दौरान, उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा कहा जाता था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसकी आधारशिला रखी है अलीगढ़ यूपी में। उसके अलावा इंडिया में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, तमिलनाडु और उसके अलावा अलीगढ़, तो वहां पर भी गए थे वो। अगला क्वेश्चन है 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से भानुमति घीवाला को, इसको भानुमति घीवाला, ये हैं भानुमति घीवाला, इनको 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुजरात स्थित एक नर्स हैं भानुमति घीवाला, ये हैं भानुमति घीवाला, गुजरात में रहती हैं। गुजरात के वडोदरा में एक सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर काम करती हैं। भानुमति घीवाला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, बस इतना याद रखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 1912 में अनाउंस किया गया, 1912 में अनाउंस किया जब लंदन में कॉन्फ्रेंस ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी हो रही थी तब, और 1920 से फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, शिवानी मीना फर्स्ट वुमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर हैं जो कि ओपन कास्ट माइनिंग में काम करेंगी कोल इंडिया की। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? शिवानी मीना राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तो कोल इंडिया में पहली वुमेन इंजीनियर हैं जो कि ओपन एक्सकेवेशन साइट पे काम करेंगी, ये हैं शिवानी मीना। ये देख लीजिए, शिवानी मीना IIT जोधपुर से पास आउट हैं। कोल इंडिया की आर्म है ये CCL, वहाँ पर ओपन एक्सकेवेशन साइट में काम करने वाली फर्स्ट वुमेन इंजीनियर हैं शिवानी मीना, बस इतना याद रखिएगा। कोल इंडिया लिमिटेड की ओपन फील्ड में काम करने वाली फर्स्ट फीमेल इंजीनियर शिवानी मीना कहाँ से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से। कहाँ पे पढ़ी लिखी हैं ये? IIT जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरक्को के नए प्रधानमंत्री अजीज अखनौक, ये हैं अजीज अखनौक, ये मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये है मैप में मोरक्को, इसी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अजीज अखनौक, बस इतना याद रखिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वहाँ के बिलियनियर हैं अजीज अखनौक। हाल ही में नेशनल रैली ऑफ मोरक्को इंडिपेंडेंस, ये लिबरल पार्टी है, उसको जीत हासिल हुई है। इससे पहले जो अजीज अखनौक थे मोरक्को के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। मोरक्को देख लीजिए मैप में आप, कैपिटल क्या है? रबात, यहाँ आप देख लीजिए मैप में। करेंसी क्या है? मोरक्कन दिरहम। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर मेडिटेरियन सी है, इधर नॉर्थ अटलांटिक सी है, यहाँ से एक स्टेट निकलती है, आप बताइएगा कौन सी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किंग सेजॉन लिटरेसी प्राइज, क्या किंग सेजॉन साहित्य अवार्ड किस इंस्टीट्यूट को दिया गया है? यूनेस्को द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को किंग सेजॉन साहित्य अवार्ड दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको किंग सेजॉन लिटरेसी प्राइज दिया गया है यूनेस्को द्वारा। देखिए, एजुकेशन के लिए इनोवेटिव अप्रोच अपनाने के लिए किंग सेजॉन प्राइज दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। तो इस बार NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को दिया गया है, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन है उनको एजुकेट करने में NIOS का बहुत बड़ा योगदान है। NIOS का हेड ऑफिस मेरे ख्याल से नोएडा में है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यूनेस्को की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड के पहले गोल्फर जिनको 10 वर्ष के लिए दुबई गोल्डन वीजा मिला है। वर्ल्ड के पहले गोल्फर हैं जिनको 10 वर्ष के लिए दुबई गोल्डन वीजा मिल गया है, वरना अभी तक किसको? फिल्म स्टार को, ऐसे लोगों को मिलता था। जीव मिल्खा सिंह, ये देख लीजिए, ये हैं जीव मिल्खा सिंह, इंडिया से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड के पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं जिनको 10 वर्ष के लिए दुबई गोल्डन वीजा मिला है।
देखिए दुबई गोल्डन वीज़ा 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि 10 वर्ष के लिए मिला, क्योंकि वैलिडिटी ही 10 वर्ष की है। तो 49 वर्ष के हैं जीव मिल्खा सिंह, जिनको दुबई गोल्डन वीज़ा मिला है। और याद रखिएगा इससे पहले संजय दत्त को मिला था दुबई गोल्डन वीज़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैप में आप देख लीजिए, यूएई का एक सिटी है दुबई, करेंसी है अबू धाबी, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। नाबार्ड फेज 1 में क्या पूछा था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हील जो दुबई में ओपन हो रहा है उसकी हाइट कितनी है, तो 250 मीटर थी। खैर ये सब पढ़ा चुके, लेकिन इतना डीप कोई नहीं पढ़ता। 250 मीटर हाइट है, ये कितना अजीब सवाल। चलिए अब पढ़ेंगे, पढ़ाया तो पहले ही से था लेकिन अब ध्यान देके पढ़ेंगे। अजीज हाजिनी हाल में निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे, जम्मू कश्मीर से नहीं बिलोंग करते, कहाँ से बिलोंग करते देखते हैं, हाँ जम्मू कश्मीर के राइटर अजीज हाजिनी, ये हैं अजीज हाजिनी। कौन है अजीज हाजिनी, देख लीजिए आप, ये हैं अजीज हाजिनी, जम्मू कश्मीर के जाने माने राइटर हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया। इनको साहित्य अवार्ड मिल चुका है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है 2013 में इनकी बुक तेज बाजार के लिए, और 2016 में किताब आन खाने के लिए, इसीलिए चर्चा में रहते हैं। तो अजीज हाजिनी का निधन हो गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 लैंग्वेजेस के लिए मिलता है, जिसमें 22 आपकी 8वीं अनुसूची में लिस्टेड हैं और 2 हैं इंग्लिश राजस्थानी। साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1955 से। कैश अवार्ड मिलता है इसमें 1 लाख रुपए। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।